Hello and welcome back to my channel Crack Course with Zareen. Here we study political science. I am following the Lakshmikant's book syllabus. Guys, आप लोग कोई भी बुक फॉलो करें, चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही मिल जाएंगे हमें. लास्ट क्लास में मैंने जो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे वो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. टुडे वी विल स्टार्ट स्टेट. इससे पहले कि मैं स्टेट के बारे में आपको बताऊं, दोस्तों स्टेट को पढ़ना सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट्स के सिटीजन्स को स्टेट का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए. लेट्स स्टार्ट. स्टेट. तो स्टेट क्या है दोस्तों? स्टेट अगर हम इमेजिन करना चाहें तो हमें क्या दिखेगा? ये जो पूरा दुनिया है हमारा, जो पूरा ग्लोब है, वो एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेट से ही मिलकर बना है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल. बेसिकली स्टेट के बारे में एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जब हम एक मकसद के लिए काम करते हैं, किसी एक कॉमन मकसद के लिए काम करते हैं. और स्टेट का वो कॉमन मकसद क्या है? स्टेट का कॉमन मकसद है वहाँ के पीपल, वहाँ के जनता की देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना. ठीक है. नेक्स्ट ये सोचेंगे कि स्टेट वर्ड आखिरकार ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किसने सबसे पहले स्टेट वर्ड को यूज किया. ठीक है. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो स्टेट वर्ड को यूज करने वाले मैकियावेली थे. ये बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. इन्होंने बहुत रेवोल्यूशन लाया है पॉलिटिकल साइंस में. हम लोग आगे मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे, बट फिलहाल उन्होंने अपने बुक द प्रिंस में बताया था स्टेट का फर्स्ट टाइम यूज किया था उन्होंने स्टेट वर्ड का. ओके. नाउ अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, स्टेट को हम कैसे पहचानते हैं, उसको रिकॉग्निशन कैसे करके मिलती है. तो अगर हम अपने कंट्री में है, लाइक इंडिया है, तो हम किस तरीके से बाहर मुल्क में हमारे कंट्री को किस नाम से, किस तरीके से रिकॉग्निशन की जाएगी. ठीक है. तो स्टेट को दुनिया भर में पावर के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है. जी, स्टेट को उसके नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन उसके नाम के साथ साथ उसकी पहचान जो होती है वो उसकी ताकत होती है. ठीक है. मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर सो दैट आपको समझ में आएगा. देखिए, यूएसए के बारे में मैंने लिखा है सुपर पावर. ठीक है. ऑब्वियसली यूएसए एक सुप्रीम पावर कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो वो सुपर पावर के कैटेगरी में आता है. वैसे ही हमारा प्यारा भारत ये बिग पावर के कैटेगरी में आता है. ठीक है. तो हम कहीं पीछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी डेवलप करने की कोशिश कर ही रहे हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा स्टेट, डेवलपिंग कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं. याद रखें, जो स्टेट अभी डेवलप पूरे तौर पर नहीं कर चुका है वो आ जाता है डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरीज में. ठीक है. और यहाँ पर ही मैंने एक एग्जांपल अफगानिस्तान कर लिया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है हमारे पास, तो ये स्मॉल पावर के कैटेगरी में आते हैं. बेसिकली रिकॉग्निशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक शख्स की कोई स्टेटस है. ठीक है. थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक इंसान है, उसकी क्या स्टेटस है. मान लीजिए अगर वो बहुत रिच है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये सुपर रिच. ठीक है. वो उसकी स्टेटस है. इसी तरीके से यहाँ पर ही जो कंट्री के लिए डिनोट होता है वो होता है पावर. और पावर दोस्तों कैसे आता है? ऑब्वियसली पैसे से, आर्मी पावर से. स्टेट के अंदर बहुत कई तरह के पावर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अगर किसी कंट्री के आर्मी स्ट्रांग है तो भी वो कंट्री पावरफुल होगा. अगर किसी कंट्री का फाइनेंस स्ट्रांग है तो भी वो कंट्री पावरफुल होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं दोस्तों. अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेट का डेफिनेशन. बहुत सारे स्कॉलर्स ने स्टेट का अलग अलग डेफिनेशन दिया है. सबसे पहला जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो डेफिनेशन है हेगल का. ठीक है. हेगल का डेफिनेशन. हेगल एक जर्मन स्कॉलर थे दोस्तों. ठीक है. और लेकिन एक और चीज याद रखें, हेगल एक क्लासिकल स्कॉलर थे. तो ये जो डेफिनेशन है वो क्लासिकल डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं. द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. इसका मतलब हुआ, मैंने आपको पहले भी कई बार लेक्चर में समझाया था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो क्लासिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे वो स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे. ठीक है. सारी स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की स्टेट से ही जुड़ी होती है, ऐसा उनका मानना होता था.
तो यहाँ पर भी सेम हेगल के डेफिनेशन में वही डिनोट हो रहा है। हेगल बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट जो है वो समझ लीजिए भगवान की तरह है दुनिया में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हमें मान लीजिए कोई विश करना है, कोई जरूरत है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपने गॉड से विश करते हैं, मांगते हैं। सेम इसी तरीके से मान लीजिए आपको पानी की जरूरत है अपने घर पे, ठीक है, अपने मोहल्ले में लाइट की जरूरत है, तो हम लोग किस पे निर्भर होते हैं, अपने स्टेट्स के ऊपर, अपने गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसी 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 अंदाजों से हेगल ने ये डेफिनेशन बनाया कि स्टेट जो है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये डेफिनेशन लेकिन एक क्लासिकल डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऐसा नहीं है। अब हम लोग आगे मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो कार्ल मार्क्स का है। दोस्तों कार्ल मार्क्स एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। तो इनका डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टेट एंड ऑर्गन फॉर ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। सीधी अल्फाज में समझते हैं, ठीक है, आम भाषा में। स्टेट जो है, इनका कहने का मतलब है वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है, ऑर्गन की तरह काम करता है। किसके लिए, ऑफ वन क्लास बाय अनदर। इनका बोलने का मतलब है स्टेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ यहाँ पे। स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिनके पास पावर्स होते हैं, मान लेते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगर एक क्लास को सपोर्ट करने लग जाए, ठीक है, फाइनेंशियली कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए जो मान लेते हैं हम रिच लोगों को ज्यादा मदद करती है पुअर के मुकाबले में, ठीक है, रिच लोगों के को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। तो कार्ल मार्क्स का कहने का मतलब है जो स्टेट है वो ज्यादातर एक ही क्लास को फोकस करती है, उसको सपोर्ट करती है, और जो दूसरी क्लास है वो बेचारी डोमिनेट होती रहती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। एलिमेंट ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एलिमेंट ऑफ द स्टेट। दोस्तों स्टेट चार एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो एलिमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दोस्तों कुछ और नहीं, हम और आप ही हैं। जनसंख्या ही पॉपुलेशन कहलाती है। कोई भी स्टेट स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक वहां पर ही पॉपुलेशन ना रहने लग जाए। अब बात यह है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए स्टेट की। बहुत सारे स्कॉलर्स के मन में ये बहस आता है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन बेसिकली जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी होगी तो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी। ऐसा एक मानना है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें ज्यादा डेवलपमेंट आएगी, पर यही पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए नुकसानदा भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी चाइना को ले लीजिए, ठीक है, चाइना में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा था। दैट्स वाई उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी भी बनाई थी। इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। लेकिन अब जैसे कि कुछ स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं और कुछ स्टेट कम पॉपुलेशन वाले हैं। ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट लाइक इंडिया एंड चाइना, ठीक है, और कम पॉपुलेशन वाले स्टेट, एक बहुत ही छोटा स्टेट है वेटिकन, ये एक बहुत ही छोटा स्टेट है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेट है। तो साइज डजंट मैटर, पॉपुलेशन की साइज मैटर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों हमारा वो है टेरिटरी। टेरिटरी हर स्टेट का हम लोग जानते हैं, किसी स्टेट का ज्योग्राफी बड़ा होता है, किसी स्टेट का ज्योग्राफी छोटा होता है। तो जो टेरिटरी है हमारी उसके अंदर स्टेट में माउंटेन्स आ जाते हैं, सीज आ जाती है, यहाँ तक कि स्काई भी उसके अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सी के बारे में तो हम लोग सभी जानते होंगे, बहुत सारे नेवी कैप्टन्स वगैरह सी पर जो काम करते हैं, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। बट स्काई के बारे में कैसे समझेंगे हम लोग, स्काई तो में कोई बॉर्डर नहीं है, तो कौन सा स्टेट में कौन सा स्काई ये कैसे समझेंगे। यहाँ पर ही दोस्तों अगर मान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कोई एयरप्लेन यूएसए से आ रहा है, ठीक है, यूएसए से कोई एरोप्लेन इंडिया में आ रहा है, किसी एक वॉर के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ही यूएसए की गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे आपके स्काई से होते हुए गुजरना है, मैं वॉर के लिए जा रहा हूँ, मुझे आपके स्काई से होते हुए गुजरना है। तो यहाँ पर ही ये जो स्काई है जो इंडिया के पास पड़ रहा है उसका पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर जो कि है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोस्तों हम सभी जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है
और ये क्या कम करती है? गवर्नमेंट मेनली इन दोनों को कंट्रोल करती है, पॉपुलेशन और टेरिटरी। तो जो हम जनता है, जो हमारी जमीन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट को बनाया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को बनाया जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट अपना काम कैसे करती है? हाउ डू गवर्नमेंट वर्क? गवर्नमेंट अपना काम कैसे करती है? तो गवर्नमेंट अपना काम अपने ऑर्गन्स के जरिए करती है। और उसके ऑर्गन्स क्या क्या है? मेनली गवर्नमेंट के दोस्तों 3 ऑर्गन है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ही, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, बट इस नाम को हम लोग इमेजिन करते हैं पहले, सो दैट हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है। लेजिस्लेचर दोस्तों, आप एक चीज इमेजिन कीजिए, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग सभी ने देखी होगी, माइंड में उसको इमेजिन कीजिए। वो पार्लियामेंट में होता क्या है आखिरकार? पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, मेक्स लॉज, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? कानून को बनाया जाता है। तो वो लेजिस्लेचर हुआ जहां पर ही कानून बनता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? कौन एग्जीक्यूटिव के पोजीशन में होते हैं? एग्जीक्यूटिव के जो पोजीशन में है वो है, समझ लो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, ये सारे ही हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आते हैं, जिनका काम होता है लॉस को इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर में कानून बनते हैं और एग्जीक्यूटिव से पास होके वो लॉस हम जनता तक पहुंचते हैं। अब जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है इन दोनों के जरिया बनाए हुए कानून की हिफाजत करना। बिल्कुल सही, हम लोग बोलते हैं ना हमारी जुडिशरी किस लिए है? हमारी रक्षा करने के लिए है। तो यही है, सेफ गार्ड द लॉज। जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, हमारी जुडिशरी उसकी हिफाजत करती है। और जुडिशरी को कैसे इमेजिन करेंगे दोस्तों? अपने देश का सुप्रीम कोर्ट को सोचिए, हाई कोर्ट को सोचिए, यही हमारी जुडिशरी है, ठीक। लास्ट एलिमेंट है दोस्तों हमारा सॉवरेनिटी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट के लिए। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। ये देखिए, सुप्रीम पावर, हर स्टेट के पास सॉवरेनिटी होनी जरूरी है। मान लेते हैं अगर किसी स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी, ठीक है। और सुप्रीम पावर से मेरा क्या मतलब है, हम इसको 2 भाग में करके समझते हैं। जो सॉवरेनिटी है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक है इंटरनल सॉवरेनिटी और दूसरी है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक एक करके समझते हैं। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। इंटरनल सॉवरेनिटी, आप मान लीजिए आप एक स्टेट के अंदर है, मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो सॉवरेनिटी है दोस्तों, वो गवर्नमेंट आने के बाद किसके पास आ जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती है। गवर्नमेंट बनने के बाद वो सॉवरेनिटी प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती है, जो लास्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो पावर आ जाती है फाइनल डिसीजन की प्राइम मिनिस्टर के पास। मान लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी की घोषणा कर दी, ठीक है। अब सारे ही हिंदुस्तान में उस रात से नोटबंदी लागू हो गई। वजह क्या थी सारे हिंदुस्तान में इस चीज की लागू होने की? क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर ही इस फैसले को हम लागू कर सकते हैं। जब हम हिंदुस्तान के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इंटरनल सॉवरेनिटी के अंदर आएगा, ठीक है। और अब आते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऐसी सॉवरेनिटी, ऐसी पावर कि कोई और स्टेट हम पर किसी भी तरीके से अपना फोर्स नहीं लगा सकता। क्या बोल रही हूं मैं? कोई और स्टेट, दूसरा स्टेट किसी भी स्टेट के ऊपर अपना फोर्स नहीं लगा सकता। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए। मान लीजिए कि इंडिया में एक मूवी बनी है, ठीक है, एक फिल्म बनी है इंडिया में, और उसको रिलीज होना है यूएसए में, ठीक है, उसको यूएसए में रिलीज होना है। पर उस फिल्म में कुछ ऐसे ऐसे क्लिप्स दिखाए गए हैं जो हो सकता है यूएसए के लिए बेनिफिट नहीं पहुंचाए, यूएसए के लिए अच्छा नहीं लगे यूएसए वालों को, ठीक है। तो यूएसए क्या करेगा? यूएसए पहले वो मूवी को देखेगा, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो पहले उस मूवी को देखेगी, और फिर वो क्या करेगी, इस मूवी के लिए हाँ या ना करेगी कि हाँ इस मूवी को हम रिलीज करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर यूएसए को अपने लिए ये मूवी अच्छी नहीं लगी तो वो इंडिया को मना कर देगा कि नहीं, आपकी मूवी हम अपने यहाँ रिलीज नहीं करेंगे। और अगर मना कर दिया तो वो मूवी यहाँ रिलीज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जोर जबरदस्ती इंडिया यूएसए के अंदर अपनी मूवी को रिलीज नहीं कर सकता।
ये जो जोर जबरदस्ती बोला ना मैंने, यही एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का एग्जांपल है कि कोई भी आपकी कंट्री के अंदर आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। दिस इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी भी पॉइंट में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक में आप लेक्चर चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।